रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की जो क्लास है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब तक के जितने भी हमने परमाणु मॉडल पढ़े वो परमाणु मॉडल एक किसी न किसी बात की उसमें कमी जरूर थी, लेकिन अब जो हम परमाणु मॉडल पढ़ेंगे उसकी कमियां तो एक दो होगी, लेकिन जो परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे वो पूरे परमाणु यानी कि रसायन विज्ञान का एक व्यवस्थित मूलभूत यानी कि नींव साबित होगी। इसीलिए आज हम जो परमाणु सिद्धांत पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, उस परमाणु सिद्धांत का नाम है रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। चलिए स्टूडेंट, हम इस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, या हम मॉडल भी कह सकते हैं इसको, परमाणु मॉडल। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस परमाणु मॉडल को देने वाले रदरफोर्ड थे। अब रदरफोर्ड ने इस परमाणु मॉडल को किस प्रकार दिया और किस प्रयोग के द्वारा दिया गया, उस बात को हम विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रकाश का स्रोत लिया गया, इस प्रकार हम समझेंगे स्टूडेंट। इस प्रकार एक प्रकाश का स्रोत लिया गया स्टूडेंट। प्रकाश स्रोत इस प्रकार आगे की ओर एक प्लेटिनियम की प्लेट ली गई, यानी कि प्लेटिनियम प्लेट, और आगे की तरफ एक इस प्रकार की फोटोग्राफी प्लेट ली गई। स्टूडेंट, समझना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि एक बार अगर आप इस सिद्धांत को समझ गए तो बार बार क्लासों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। अब ये जो है इसका नाम है फोटोग्राफी प्लेट। फोटोग्राफी प्लेट। इस फोटोग्राफी जो प्लेट है, इस प्लेट के बीच में एक गोल्ड प्लेट रखी गई, इस प्रकार की गोल्ड प्लेट। स्टूडेंट ध्यान से समझेगा कि जैसे ही प्रकाश की जो किरणें हैं वो आगे की तरफ बढ़ी, यानी कि यहां से जो प्रकाश का स्रोत था वो था एल्फा कणों का, तो एल्फा कणों की जो बौछार है वो रदरफोर्ड ने गोल्ड की प्लेट पर की थी। किस प्रकार की थी कि इस प्रकार एल्फा कण आगे की ओर बढ़े, इस प्रकार। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि रदरफोर्ड ने कहा कि जैसे ही एल्फा कणों की बौछार की तो ज्यादातर जो कण थे वो उस सोने की पन्नी को पार करके आगे की ओर निकल गए, यानी कि इस प्रकार से आगे की ओर निकल गए। इस प्रकार। और दूसरी बात यह कही कि कुछ कण, यानी कि कुछ एक कण जो थे वो बहुत ही छोटे कोण पर विक्षेपित हुए। किस प्रकार हुए कि जैसे कि ये आ रही है, ये अल्फा कण आ रहे हैं, तो इस प्रकार से ये कण वापस इस प्रकार मुड़ गए, कुछ कण इस प्रकार मुड़ गए, यानी कि कुछ कण छोटे कोण पर विक्षेपित हुए, इस प्रकार वापस रिटर्न आ गए। लेकिन यहां पर देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात थी स्टूडेंट कि 2000 में से केवल एक एल्फा कण ऐसा था जो ठीक मध्य में से टकराया और 180 डिग्री के कोण पर उसी रास्ते वापस आया। तो ये तीन इस प्रयोग में हमें जो है परिणाम देखने को मिले। अब इनके निष्कर्ष क्या निकाले रदरफोर्ड ने? तो सबसे पहली बात, जैसा कि हमने पढ़ा कि अधिकांश कण जो सोने की पन्नी थी उसको पार करके आगे की ओर निकल गए। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि परमाणु में अधिकांश भाग जो है वो खाली होता है। दूसरी बात जो स्टूडेंट वो बताई कि बहुत ही कम जो अल्फा कण थे वो छोटे कोण पर विक्षेपित होकर वापस आए, यानी कि परमाणु में उनका वापस आने का कारण जो है वो प्रतिकर्षण बल रहा होगा। इसी प्रकार तीसरी बात हमने पढ़ी कि 180 डिग्री के कोण पर, यानी कि 180 डिग्री के कोण पर 2000 में से, जैसा कि हमने पढ़ा है कि 2000 में से केवल एक कण जो है वापस रिटर्न आया। तो इसका कारण जो बताया उन्होंने बताया कि इसका कारण यह हो सकता है कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो उसके केंद्र में स्थित है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि केंद्र को क्या कहा। तो इस प्रकार हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में हमने प्रैक्टिकली रूप से हमने समझा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट कि रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को करने के पश्चात
अपने कौन कौन से मत दिए या तथ्य दिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड ने कहा स्टूडेंट कि इस प्रकार की परमाणु की संरचनाएं होती हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और आयतन, इस बात को समझेगा स्टूडेंट, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा आयतन उसके एक निश्चित केंद्र में उपस्थित होता है परमाणु में, और उस केंद्र को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। इस प्रकार नाभिक कहा, यानी कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा आयतन एक निश्चित भाग में केंद्रित होता है और उस केंद्रित भाग को उन्होंने नाभिक कहा। दूसरी बात कही कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में उसके निश्चित वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, यानी कि इस प्रकार के वर्ताकार पथ हैं, उन पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इस प्रकार, और उन पथों को उन्होंने कहा कक्षा। क्या कहा स्टूडेंट? कक्षा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक, वो आपस में एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधित रहते हैं। स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधित रहते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट ये तीन जो है महत्वपूर्ण बातें हमने देखने को मिली। अब हम इस रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कौन कौन सी कमियां हैं उनको समझने से पहले एक दो टॉपिक हम पहले कवर करेंगे, जिसके आधार पर हम उसकी जो कमियां हैं उनको पढ़ सकें। स्टूडेंट, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जिनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सी बात है जिसका नाम है कि कूलाम्ब बल। कूलाम्ब बल, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो कूलाम्ब बल कहलाता है। तो कूलाम्ब बल का सूत्र कौन सा दिया गया? कूलाम्ब बल, कूलाम्ब बल स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम इसके बारे में जब नोट्स लिखेंगे तब विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। यहां पर जो K बताया गया है वो बताया गया है आनुपातिक स्थिरांक, और Q1 और Q2 बताया गया है उसके आवेश, तथा R स्क्वायर जो है वो आवेशों के मध्य की दूरी बताई गई है। इस प्रकार स्टूडेंट हम अगली बात करते हैं कि कूलाम्ब बल जो है वो लगभग गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है। किस प्रकार होता है? जिस प्रकार नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल में त्वरण होता है, उसी प्रकार घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में त्वरण होना चाहिए। यानी कि त्वरण किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कह सकते हैं। इस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसमें एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कि मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने किस सिद्धांत के आधार पर बताया? कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर मैक्सवेल ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको ऊर्जा उत्सर्जित करनी चाहिए। अगर वो उत्सर्जित कर रहा है तो उसकी जो ऊर्जा है, उसको उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा मिल रही है वो इलेक्ट्रॉनिक गति से प्राप्त होगी, और उसकी कक्षा है धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। अब हम इसकी दो कमियों के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और उनको सोल्व जो है आगे वाले सिद्धांत करेंगे। तो इसलिए उसकी कमियां जो है समझनी बहुत जरूरी है। कमियां यहां पर समझने वाली बात है, एक बार देखिएगा स्टूडेंट आप, ये परमाणु की संरचना है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं परमाणु में, तो कमियां किस प्रकार आती है कि ये जो सिद्धांत है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। परमाणु के स्थायित्व किस प्रकार नहीं कर पाता है? देखिएगा स्टूडेंट कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार गति करते रहते हैं, जिसके कारण ये जो सिद्धांत है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। अब दूसरी बात ये समझ सकते हैं हम कि अगर एक सेकंड के लिए हम ये भी मान ले कि परमाणु गति नहीं कर रहा है, स्थायी हो गया है, तो जैसे ही परमाणु स्थायी होगा और नाभिक अपनी ओर खींच लेगा, तो जैसे ही नाभिक अपनी ओर खींचेगा तो परमाणु अस्थायी हो जाएगा। इसलिए यह सिद्धांत परमाणु के जो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। हमारा दूसरा और महत्वपूर्ण कारण यह होगा कि यह परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, यानी कि यह सिद्धांत यह नहीं बता पाया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनका निश्चित स्थान कौन सा है, ये किस स्थान पर चक्कर लगा रहे हैं,
उसके बारे में ये जो सिद्धांत है व्याख्या नहीं कर रहा है स्टूडेंट। इस प्रकार हमने रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत पढ़ा। अब इस सिद्धांत में जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आपके नोट्स के लिए बहुत ही और एग्जाम के लिए जरूरी हो। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हमारा दूसरा पॉइंट होगा स्टूडेंट कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की और निम्नलिखित परिणाम देखे। सबसे पहला जो परिणाम था वो था कि अधिकांश कण पन्नी को पार कर गए। तो इस बात को समझ के उन्होंने क्या बताया कि अर्थात परमाणु में अधिकांश भाग खाली होता है, इस प्रकार अगला जो परिणाम निकला था वो निकला था कि कुछ कण पन्नी से छोटे कोण पर विक्षेपित हुए, अर्थात उनके वापस आने का कारण प्रतिकर्षण बल रहा होगा। तीसरी बात बताई कि केवल 2000 में से एक कण वापस आया। वापस आने का कारण अर्थात उसके वापस आने का कारण परमाणु में संपूर्ण द्रव्यमान एक स्थान पर केंद्रित होने का है। अब इसमें उन्होंने कौन कौन से तथ्य बताए उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि तथ्य नंबर 1 बताया कि परमाणु में संपूर्ण द्रव्यमान तथा आयतन एक स्थान पर केंद्रित होता है। इस केंद्रित भाग को नाभिक कहा। क्या कहा स्टूडेंट? नाभिक कहा। इस प्रकार अगला पॉइंट है हमारे पास कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन पथों को कक्षा कहा। और जो तीसरा पॉइंट है वो हम आगे वाले इसकी जो कमियां लिखेंगे उसमें हम लिख देंगे। एक बार आप इसका यहां तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां आप लिख लीजिएगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कमियों से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कौन कौन से स्टूडेंट? पहला है कूलाम्ब बल। कूलाम्ब बल यानी कि परमाणु तथा नाभिक के मध्य लगने वाला बल। सूत्र स्मॉल k1 q1 q2 अपॉन r ओनली k होगा। r स्क्वायर स्मॉल k जिसको हम कहेंगे आनुपातिक स्थिरांक q1 तथा q2 आवेश तथा r स्क्वायर जो बताया गया है वो आवेशों के मध्य की दूरी। आवेशों के मध्य की दूरी। इस प्रकार अगला पॉइंट होगा हमारे पास कि कूलाम्ब बल गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है। अर्थात घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में भी त्वरण होना चाहिए। अर्थात उसके वेग में परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि त्वरण यही कहता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट कि मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होनी चाहिए। इसके लिए उसको ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक गति से प्राप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक गति से प्राप्त होगी तथा कक्षा छोटी होती जाएगी। एक बार आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा और अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी कमियां। हमारे पास सबसे पहली कमी है कि यह सिद्धांत परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। जैसा कि हमने सारी बातें पढ़ ली है कि अगर हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो गति करता रहता है जिसके कारण वो अस्थायी होता है। अब हम एक सेकंड के लिए मान भी ले कि वो जो इलेक्ट्रॉन है स्थायी है, तो वो नाभिक अपनी ओर खींच लेगा जिसके कारण परमाणु अस्थायी हो जाएगा। हमारे पास जो दूसरी कमी है वो होगी कि यह सिद्धांत परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थान कहां है उस परमाणु में, इस बात को सिद्धांत नहीं समझा पाया। परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को नहीं समझा पाया। स्टूडेंट, इस प्रकार
आज का जो हमारा परमाणु मॉडल है, यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हमने विस्तारित रूप से अध्ययन किया और हमने इसकी कमियां पढ़ी, कौन कौन से प्रयोग किए गए। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पूरी क्लास में आपको कॉन्सेंट्रेट होकर एक एक टॉपिक को पढ़ना है। यानी कि जब तक आप उस बात को समझ नहीं पाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने समझ लिया तो लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लिखना तो जरूरी, लेकिन एक बार समझ गए आप तो उसको बार बार जो है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में आपको किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार अपने माइंड से बिंदु बनाने हैं, कौन कौन से क्या लिखना है, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार की स्टूडेंट और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।